नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का ये साप्ताहिक कार्यक्रम एक विशेष अनुभूति के साथ हमने शुरू किया है और ये विशेष अनुभूति पॉलिटिक्स को समझने जैसी बात के लिए है। हमारा ये शो पूरी तरह से राजनीति को यानी पॉलिटिक्स को डेडिकेटेड है। राजनीति के बारे में ये माना जाता है कि राजनीति को आप चाहे इफेक्ट करें या न करें, लेकिन राजनीति आपको इफेक्ट जरूर करती है। किसी कालखंड में हमारे यहां यह कहा गया है कि कौ नृप हो हमऊ का हानि, यानी कोई भी राजा हो हमें क्या हानि। ये किसी कालखंड में हमारे बुजुर्गों ने कही है बात, लेकिन उस समय का दौर एक अलग दौर था। उस समय मर्यादाओं का दौर अलग था। मर्यादाओं के स्थापित मानदंड अलग थे, मानक अलग थे। इसलिए आप राजा को जानते हैं या नहीं जानते हैं, राजा आपको जानता है या नहीं जानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि धर्म ध्वजा के तले जो राज व्यवस्थाएं चलती थी उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और किसी की जान पहचान के आधार पर उसके पक्ष में फैसले नहीं होते थे। लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। आज राजनीति के वो मूल्य, वो मानदंड आपके सामने हैं ही नहीं, सिरे से गायब हैं। जिस तरह की राजनीति में आपको हमको जीना पड़ रहा है उसमें यह बदला हुआ वातावरण है, बदला हुआ एटमॉस्फेयर है। ऐसे में राजनीति की समझ रखना आपके लिए, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं हमेशा हमारे दर्शकों से बारंबार ये कहता हूं कि आप हमारे शो को जरूर देखा कीजिए, जिससे कि राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की राजनीति हमारे इर्द गिर्द में हो रही है, उसकी जानकारी हमको आसानी से मिल जाए। और चूंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार होते हैं राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति में चाणक्य की हैसियत रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज्य सिंह भी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। इसलिए भी कार्यक्रम आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि एक इतने लंबे राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति से राजनीति की बारीकियां, राजनीति की ये जो सियासी चाल और भूचाल है, सियासी जो शतरंज है, इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वार्तिक टीवी ने यह कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर राजनीति को समर्पित करके बनाया है। तो हम अब स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज्य सिंह भी का। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज्य सिंह भी। सिंह साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। तो वैसे तो इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं, इसलिए आप हमें बताइएगा, लेकिन मैं कुछ मेरी तरफ से मैं कुछ जो सोच रहा हूं, दर्शकों की तरफ से जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि क्या कुछ चल रहा है इन दिनों की राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में, फिर मैं आगे आपसे पूछता हूं। आज की राजनीति में हर जगह सर फुटबॉल चल रही है, आपसी झगड़े चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, प्रतिहिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, मांगे आ रही है, मांगे ठुकराई जा रही है। सरकार सोचती नहीं है, जनता बोले बिना रह नहीं सकती, सरकार सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनती नहीं है इसलिए जनता बोलती है। ये जनता का बोलना, बिगड़ना, झगड़ा करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, टकराव करना, इस सब के बीच में जो राजनीति का वास्तविक उद्देश्य है सरकार को चलाना, शासन को चलाना, उसके अंदर बहुत व्यवधान हो रहे हैं। व्यवधान की इस स्थिति के अंदर अब आप पूछते क्या क्या नहीं हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, किस प्रांत में नहीं हो रहा है, हर जगह झगड़े है। उत्तर प्रदेश में खीरी लक्ष्मणपुर का कांड हो रहा है, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, प्रियंका और राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, कांग्रेस का बुजुर्ग नेता कोई जा नहीं रहा है। ऐसी दुर्गति, ऐसी विभत्स स्थिति राजनीति की मैं समझता हूं पिछले 70 वर्ष में कभी नहीं आई। तो हम आएंगे उन सारे मुद्दों पर भी आपसे बात करके जानेंगे। लखीमपुर खीरी की और प्रियंका राहुल का जो आपने नाम दिया, इस बारे में मैं आपसे जानूंगा। लेकिन मैं, चूंकि आप राजस्थान की राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं शुरुआत यहां से भी करना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह का गतिरोध चल रहा है, पीछे 1 साल से लगभग ये गतिरोध सामने है और गाये बगाए गतिरोध सड़कों पर भी आया है। लेकिन फिलहाल मैं उसकी चर्चा न करके और आपसे ये जानना चाहता हूं कि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीछे दिनों एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, और उन्होंने तो यहां तक कहा अपने एक साथी मंत्री के बारे में कि यूडीएच मंत्री उन्हीं मंत्री को बनाया जाएगा। तो ये किस तरह का मैसेज अशोक गहलोत देना चाह रहे थे? देखिए, अशोक गहलोत ने एक मैसेज दिया कि मेरी एक धमनी ठीक हो गई है और मैं 15-20 वर्ष तक अब जिंदा रहूंगा और अगला मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और मैं शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। ये उनकी कल्पना है, ये उसको मैं आत्मविश्वास भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो भगवान के उस सिद्धांत को मानता हूं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगर अशोक गहलोत को इतना आत्मविश्वास है तो बधाई के पात्र है। मैंने तो एक बात सोची है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ता के साथ जीवित रहकर सत्ता में बने रहने की घोषणा करना, ये तो आज के जमाने के अंदर केवल और केवल अशोक गहलोत की क्षमता का ही प्रदर्शन है और कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। जहां तक जीवन का प्रश्न है, हो सकता है महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इस युग में अशोक गहलोत को इच्छा मृत्यु का वरदान हो, हमें तो है नहीं। हमने तो एक बात सोची है, या तो यमराज के साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि मैं 20 साल तक आपको लेने आऊंगा ही नहीं, वो ये बात कह सकता है, या मेरे जैसा आदमी कह सकता है तो धर्मराज से जाकर बार बार पूछता है, धर्मराज जी मेरा समय कितना है, तो धर्मराज जी कहते हैं सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। भगवान करे अशोक 100 बरस जिए और राजस्थान में राज करें। हाँ, हम तो उनका विरोध करने वाले करते ही रहेंगे, उनकी घोषणा से भयभीत नहीं है, उनके घोषणा से सहमत भी नहीं है, मगर उनका विश्वास है। अगर कोई आदमी को आत्मविश्वास है तो उसे चुनौती नहीं देना चाहिए। उस आत्मविश्वास के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार चुनाव आ जाएगा, वोट हो जाएंगे, जल्दी होंगे, बहुत जल्दी होंगे। आपसी लड़ाई है, सचिन गहलोत की लड़ाई है, कांग्रेस की धूम पटाव में सरकार का काम नहीं है, काम होता नहीं है। अब शांति धारीवाल और सीपी जोशी, शांति धारीवाल और डोटासरा की लड़ाइयां, ये कुश्ती दुक्कम दुक्की मुक्का मुक्की आप देख चुके हो। ऐसे में अशोक गहलोत का ये कहना कि मैं इसी को और यूडीएच मंत्री बनाऊंगा, ये उनके लाइकिंग की पराकाष्ठा है, उनके पसंद की सीमा है। अगर ऐसा ही वो करते हैं तो ये इसका मतलब ये लड़ाई गलत थी, इसका अंदर शांति हमेशा सही था, इसका अंदर शांति श्रेष्ठ था, इसका अंदर डोटासरा गलत था, इसका अंदर सीपी गलत था। इसका फैसला करने की मेरी क्षमता नहीं है। आप पत्रकार हो, आप ही लोगों से जांच के इसका फैसला कर लो। जी, आपने महाभारत का जो प्रसंग याद दिलाया है, मुझे भी एक प्रसंग याद आया है कि महाराज युधिष्ठिर की सभा में एक बार भीम उठकर नाचने लग गए, जोर जोर से नाचे वो। तो युधिष्ठिर ने पूछा उनसे कि भीम तुम पागल हो गए हो या क्या बात है, इस तरह से राज्यसभा में नाच रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो भीम ने युधिष्ठिर को जवाब दिया कि महाराज मुझे इस बात को लेकर अत्यंत खुशी है कि मेरा भाई भगवान हो गया है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि ये क्या बात है, मैं तो भगवान नहीं हूं। तो बोला अभी आपने जो एक परिवादी आपके पास से गया है उसको ये कहा कि भाई कल आना, कल तुम्हारे मामले का फैसला करेंगे। तो ये तो केवल भगवान जानते हैं कि कल तक आप रहोगे या नहीं रहोगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप तो भगवान हो गए हो। तो ये बात आपके रेफरेंस के बतौर मेरे को याद आ गई, इसलिए मैं लेकिन आगे आपसे जानना जरूर चाहूंगा, राजस्थान का मामला चल रहा है इसलिए कि राजस्थान में आपको क्या लगता है जो मौजूदा दलगत स्थिति है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आगे जो चुनावी गणित है उसमें तीसरे मोर्चे की कितनी संभावना है और क्या लगता है आपको? देखिए, तीसरे मोर्चे का मतलब है कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य विधायकों की संख्या। आज भी 11 निर्दलीय और 6 बसपा के आदमी है, 17 तो है। ये 17 अगर 25 हो जाए और आप अपना तय कर ले कि हमें से जाएगा तो एक मंत्री कोई नहीं बनेगा, 6 जाएंगे तो 6 बनेंगे, 11 जाएंगे तो 11 बनेंगे, तो कब सुबह तीसरा मोर्चा बन सकता है। तीसरे मोर्चे का मतलब क्या है? एक साइजेबल नंबर ऑफ पीपल who are neither in Congress nor in BJP, they collect together and form their group। तो अभी 17 तो है ही ना, 17 के 27 होने में क्या टाइम लगता है, तो तीसरा मोर्चा नहीं होगा। ये तो जब है जब किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान अलग अलग लड़ रहे हैं, हनुमान और बीजेपी अलग अलग लड़ रही है, किरोड़ी और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं। आप कल्पना करो ये सारे मिल जाए तो इनकी संख्या 30-35 आती है। नाम न देकर ये व्यक्तिगत जीत जाए और चुनाव के बाद एक हो जाए तो चुनाव के बाद भी तीसरा मोर्चा बन सकता है, चुनाव के पहले भी तीसरा मोर्चा बन सकता है। तो उस बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राजस्थान में मैं नहीं मानता
कि तीसरा मोर्चा असंभव है, तीसरा मोर्चा संभव है। नहीं, तीसरा मोर्चा के लोगों लेकिन में मेरा एक सवाल ये भी है, पूरक प्रश्न मान लीजिए आप इसको, जैसा आपने बताया कि थर्ड फ्रंट है ऑलरेडी यहां पर, लेकिन थर्ड फ्रंट यदि एकजुट होता है तो उसकी नेगोशिएटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आज जिस तरह से 17 लोग हैं, लेकिन 17 में मंत्री कितने हैं? यदि यही 17 एक फ्रंट के होते तो इनमें मंत्रियों की संख्या ज्यादा होती। ऐसा है, ये 6 आदमी इसी में खुश है कि इनमें से एक मंत्री बन जाए, और 11 आदमी इसी में खुश है कि 11 में से 2 बन जाए। कल ये 17 मिलकर बोलते हैं तो 17 ही बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, तो क्या करोगे? ये हो गया ना मोर्चा। ऐसा संयुक्त रूप से प्रयास करने वाला कोई बुद्धिजीवी आदमी अगर अलग अलग जीतने वाले व्यक्तियों के बीच में एकता का प्रयास करके इन्हें एक कर दे। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, भैरू सिंह जी और हम 23 आदमी लाए थे, नरेश अग्रवाल के नेतृत्व के अंदर भाजपा की सरकार बना ली थी, वो 23 आ गए। तो भैरू सिंह जी से पूछा क्या करोगे, बोला 23 ही मंत्री बन जाएंगे, और बना दिया। तो ये मोर्चा हो गया ना एक तरह से। मोर्चा बनना, मोर्चे की मांग रखना, मोर्चे को गठित करना, मोर्चे के लिए संघर्ष करना, आपस में फूट न करना, जीते हुए लोगों को एक होना, एक साथ मांग करना, अब इसमें क्या बुराई है? अगर आज मान लीजिए सब मिलाकर के 25 या 30 एमएलए बाहर के आ जाते हैं और वो कहता हम तो 25 ही मंत्री बनेंगे, तो जिसको घर है वो ले, न ले वो न ले, तो उनकी बात माननी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं, तो इस हिसाब से तो आप अभी मौजूदा जो सरकार जिस बैसाखी के ऊपर चल रही है उसका टायर पंक्चर कर सकते हो। आपने क्या कहा? नहीं कर सकता, ये कर ये आपका मतलब, मेरा मतलब संभावना से, मेरा मतलब समीकरण से है। अभी जो आपने कहा है, अभी आपने कहा कि 17 के 17 यदि मंत्री बन जाए, ऐसी कोई घोषणा हो जाए तो फिर क्या होगा सरकार का? देखिए 30 मंत्री बनते हैं, कम से कम 30 मंत्री स्तर के लोग, 70 आदमी और 17 मांग लो तो क्या बुराई है? क्यों मांगते हैं? क्यों 11 कहते हैं मैं तो एक ही बार 1-2 बना लो? क्यों 6 कहते हैं मैं तो 1-2 बना लो? 17 के 17 कहते हैं नहीं, हमारा तो मतलब जब 17 ही बनेंगे। तो क्या सरकार के पास कोई ऑप्शन है? सरकार के पास कोई तरीका है बदलने का? मगर ऐसा होता नहीं है। निजी स्वार्थों की तकरार और निजी स्वार्थों के अपने अपने पेट पोषण के लिए ये सामूहिक मांग होती नहीं है। जिस दिन सामूहिक मांग हो जाएगी उस दिन तीसरा मोर्चा पावर में आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? क्या हुआ था? नाथुराम जी और भैरू सिंह जी ने तीसरा मोर्चा ही तो बनाया था ना, और सारे मंत्री आ गए उनके, सरकार बन गई उनकी। क्या कर लिया कांग्रेस ने? क्या कर लिया भाजपा ने? तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनने को मैं असंभव नहीं मानता, और तीसरे मोर्चे के रूप में जीतने वाले व्यक्तियों के संगठन को एक होकर एक मांग करने में एक साथ रखा जाए, इसको मैं संभव नहीं मानता हूं। इसीलिए सरकारें बनती है, बिना तीसरे मोर्चे के बनती है, बिना जीतने वाले विधायकों के बन जाती है। अदरवाइज बहुत इजी है। आज की तारीख में अगर बीटीपी और किरोड़ी मिलकर चुनाव लड़े तो 10 सीट इनकी कोई नहीं खा सकता। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मिलकर समझे तो 10-15 सीट इनकी कोई नहीं खा सकता। 8-10 निर्दलीय आते हैं, 35 आदमी आराम से आ सकते हैं, और जब 35 आदमी आते हैं तो सत्ता भागीदारी मांगते हैं। भागीदारी मांगते हैं तो पहले ही कहते हैं सत्ता हम पर निर्भर है, हम है तो सत्ता है, नहीं तो नहीं है। इतनी ताकत से बोलने वाला कोई है नहीं, कमजोर है ये लोग, अपनी अपने लिए कुर्सी चाहते हैं। जिस दिन आम में जीतने वाले विधायक ये कहेंगे कि हमारे को निजी कुर्सी नहीं चाहिए, सामूहिक चाहिए, उस दिन तीसरा मोर्चा बन जाएगा। इस आश्चर्य की क्या बात है? इसमें अभी आपने जो बोला कि ये थर्ड फ्रंट, ये जो नेताओं के नाम आपने लिए, ये प्रयोग के साथ में यदि आम आदमी पार्टी का जो प्रयोग जैसे पंजाब में चल रहा है, इस तरह का प्रयोग राजस्थान में क्या आपको कितनी संभावनाएं दिखती हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं आपको राजस्थान में पार्टी नहीं बनी, एक पार्टी बनती है तो सारे लोग उस पार्टी के तले चुनाव नहीं लड़ते, पर जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी मोटी पार्टी के उम्मीदवार पहले से एक हो जाएं कि हम तो अपनी अपनी औकात पे जीतेंगे, तो पार्टी बनी जाएगी ना। जरूरी है तीसरा मोर्चा चुनाव के पहले बने, चुनाव के पहले उसकी रूपरेखा बन जाए और चुनाव के बाद उसकी घोषणा हो जाए। मैं आपको अभी भी ऐसे नाम बता सकता हूं जो राजस्थान में अपनी औकात पर चुनाव जीतते हैं, जीत सकते हैं। एक आदमी 56,000 वोट लाया, एक आदमी 45,000 वोट लाया, एक आदमी 40,000 वोट लाया। ये एक पार्टियों से एक नहीं हो सकते, पर इंडिविजुअली जीत सकते हैं। ये सारे इंडिविजुअली जीत जाए और उसके पहले बात कर लें कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, जीतने वाले सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो तीसरा मोर्चा बाद में बन जाएगा। तीसरा मोर्चा पहले क्यों बने? तीसरा मोर्चा बाद में ही बन सकता है। जी,
अभी आपने लखीमपुर खीरी का जो मामला एक लाइन में बोला था, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जूझते दिखाई दिए। कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर उनके साथ दिखाई नहीं दिया है। क्या मैसेज है इससे कांग्रेस की भावी? मैसेज बहुत साफ है। राहुल गांधी नौजवानों की टीम बना रहा है, उसके अपने हम उम्र लोगों को ले रहा है, बुजुर्गों को मौत नहीं दे रहा है, बुजुर्ग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें पूछने की जरूरत क्या है? ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर राहुल गांधी और प्रियंका ने जाकर के वहां संघर्ष ने विरोध कर दिया, कैसे आ जाएंगे वो? बड़ा स्पष्ट है मामला। इस बार युवा पीढ़ी, हेलो, इस बार युवा पीढ़ी किसी हालत में एक होगी, उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। आप एक बात कागज पर लिख लो, अब युवा पीढ़ी को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये G30 वाले बुजुर्ग लोग थे, इनका काम अब सहमति की जगह विरोध करना मात्र रह गया है। इनको बोला आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? व्हाट इज गुलाम नबी कंट्रीब्यूशन? व्हाट इज आनंद आनंद कंट्रीब्यूशन? आप बताइए तो सही। जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है पार्टी के लिए, आंदोलन ही नहीं है, प्रचार ही नहीं है, प्रसार ही नहीं है, भाषण ही नहीं है, जाके काम नहीं करते हैं, वो कैसे पार्टी को कोस सकते हैं? लड़ाई कौन लड़ रहा है राजस्थान में? सचिन लड़ रहा है, 150 गाड़ी लेकर गया लखीमपुर की, बुजुर्ग कोई नहीं गया। या बड़े बुजुर्ग नेता है, बड़े बड़े मुद्दा पर बैठे कोई गया है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ संघर्ष की ये बात आप बहुत मार्के की, ये बात पड़ेगा। ये बहुत मार्के की बात उठाई आपने बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना कि नेल्ड इट। सचिन पायलट के अलावा राजस्थान से कोई भी सीनियर लीडर लखीमपुर खीरी के लिए नहीं रवाना हुआ। ये बात सबने देखी है, ये बात बिल्कुल सही कही आप। और ये जिस तरह की टीम की आप इशारा कर रहे हैं, उसमें भी लगभग चेहरे सेट होते नजर आ रहे हैं। वहां दीपेंद्र हुड्डा साथ में रहे, साथ ही आज जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी पता लगा कि वो भी वहां के लिए रवाना हुए। कल चरणजीत सिंह चन्नी वहां साथ थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो साथ थे। लगभग वही जो टीम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वही चेहरे वहां नजर आ रहे थे। कोई भी बुजुर्ग इनमें से G23 वाले नेता हों या चाहे वहां के यूपी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें इवन सलमान खुर्शीद पहले लग रहा था कि नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी बाद में गायब हो गए। मुझे लगता है उनको भी कोई उस तरह की बात। जी, आप एक बात मान करके चलिए, युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच का संघर्ष कांग्रेस तक कोई रोक नहीं सकता। यह संघर्ष होने की तैयारी में है और ये होगा। इस संघर्ष के रहते हुए कांग्रेस के अंदर थकेंगे कौन? बुजुर्ग लोग चलते चलते थक जाते हैं, जवान थकता नहीं है। और जवान आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी, युवा पीढ़ी हर पार्टी का नेतृत्व लेगी। भाजपा में भी युवा पीढ़ी आई है और आएगी, भाजपा में युवा पीढ़ी नेतृत्व लेगी। बुजुर्ग जा रहे हैं ना सब। मैं परामर्श मंडल बना के बिठा दिया ना मोदी ने सबको, और अभी नए मुख्यमंत्री बना रहा है, युवाओं को बना रहा है ना। हर जगह युवा पीढ़ी परिवर्तन को स्वागत से मानना चाहिए, थोड़ी भी बात नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? आप 50 साल 40 साल, मैं 40-50 साल से राजनीति में हूँ। कल को मैं को मुझे कुछ क्यों दे दो मेरे कुर्सी? मैं 58 साल राजनीति हूँ, बहुत कर चुका राजनीति। तो बच्चे आएंगे, युवा लोग आएंगे, उनको स्वागत देकर बुलाना चाहिए, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका सही काम कर रहे हैं, इनको आना चाहिए। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में भी आरएसएस के नेताओं को समझ में आ जाना चाहिए कि बुजुर्गों को हाथ पकड़कर चले तो बहुत तकलीफ में पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब यहां भी देखो ना, आप संघ में परिवर्तन नहीं होते हैं क्या? बुजुर्ग लोग कहा है, ये लोग आ रहे हैं ना, आ गए ना, सतीश पूनिया नया लड़का है ना, क्या बुजुर्ग लोग चले गए, सब जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं बुजुर्ग और युवाओं के इस महान संघर्ष में जो समय की आवश्यकता है, हर पार्टी की जरूरत है। युवाओं को आगे आना ही चाहिए, युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, युवाओं को राज में लाना चाहिए, युवाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए, सत्ता में बने रहने का गुण सिखाना चाहिए। यही राजनीति की डिमांड है और ये होनी चाहिए। जी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का भी अभी नाम लिया, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन इसमें एक रेफरेंस के पॉइंट के बतौर में आपको ये जानकारी भी दे दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी को और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को, इन तीनों को बाहर कर दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप जो कह रहे हैं उस तरह का मैसेज है या क्या? ऐसा क्यों हुआ होगा? अरे असहमति स्वीकार नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे लोकतंत्र के साथ में अर्ध अधिनायकवाद फैल रहा है। ये जो भी हुआ मैं इसको उचित नहीं मानता। क्या बुरा कर रही थी मेनका गांधी, जब भी बोलती पार्टी के लिए बोल रही थी, वरुण गांधी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर कई मंत्रियों का विरोध किया। विरोध करना कोई बुराई नहीं है, पर असहमति नहीं किया, वो आलोचनात्मक विरोध, कटु आलोचना तक पहुंच गया। तो इसलिए पार्टी ने सोचा कि अंदर रहेंगे तो रोज झगड़े फसाद करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे, अपने सिद्धांत थोपेंगे, इससे छुट्टी कर दी इनकी। करना गलत था मगर करना इनकी मजबूरी थी। अब वरुण गांधी और मेनका गांधी, मैं तो नहीं समझता कि इनके आने से भाजपा को नुकसान हुआ, फायदा ही हुआ है। एक नेहरू परिवार के 2 व्यक्ति थे, गांधी परिवार के 2 व्यक्ति थे, आपके साथ बैठे थे, लोगों में मैसेज था, हटा दिया आपने, आप कर सकते हो ऐसा। क्योंकि जब परामर्श मंडल बनाकर भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को परामर्श मंडल में बाहर बिठा सकती है, तो जैसा वो एक कवि ने कहा था कि मैं उनकी वजह से हूं और वो मेरी वजह से है, वो बात तो सही हो रही है ना। तो यह अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, मैं इसकी प्रशंसा नहीं करता। बच्चों की मोदी जी का राज है, एकमात्र नेता है, संघ के हिसाब से चलती है, संघ की अनुमति से आरएसएस कार्यकारिणी बनती है। मुझे मालूम है, मैं कार्यकारिणी का मेंबर रह चुका हूं, मुझे हटवाया ही संघ ने था, बनाया भी संघ ने था, चलता रहता है, इसलिए इस बात को महत्व नहीं देता। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बुद्धि धरातल पर इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का प्रयास कर रहे थे, इनसे ज्यादा आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ बनने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस अहम को अतुष्ट करने के लिए, अहम को समाप्त करने के लिए उनको हटा दिया गया। इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड बट नॉट एबनॉर्मल डिसीजन, बट फॉर ए नॉर्मल पर्पस। जी, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ऐसा घोड़ा है, अनकंट्रोलेबल घोड़ा है, लेकिन घोड़ा है ये, इसमें कोई शक नहीं है। पहले अरुण जेटली को इन्होंने घेरने की कोशिश की थी, उसके बाद निर्मला सीतारमण के भी पीछे है, अभी एस जयशंकर को भी घेरा विदेश नीति के मामले में, और उनको तो मतलब जो शब्द थे वो भी इस्तेमाल जो आए वो ठीक नहीं थे, उस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ठीक है, वो उनकी एक शैली है, काम करने का ढंग है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के जो भीतर जो निंदक हैं उनको भी जिस तरह से बाहर निकाला है, तो देखने वाली बात हुई है कि ठीक है, अंदरूनी तौर पर इस तरह की ये जो रोजाना की विवाद की स्थिति वो भी ठीक नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि इस तरह के लोगों को किसी और तरीके से हैंडल किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आपको लोगों की जरूरत तो होगी, चाहे दल कैसा ही हो। लेकिन अब मैं ये इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ में जो कश्मीर का जो मुद्दा है, ये दिनों दिन बिल्कुल ऐसा सामने आ रहा है कि 370 हटाने के बावजूद भी वहां आतंक का साया कमजोर नहीं हुआ है। ये काला जो साया है ये बढ़ता जा रहा है। कल भी वहां एक दुकानदार की हत्या हुई, आज 2 टीचर्स की हत्या हुई है। आतंकवादी खुलेआम ये घटनाएं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका क्या हल हो सकता है? स्थानीय विरोध और प्रतिरोध, आतंकवादियों का सशक्त विरोध स्थानीय होना चाहिए। केवल आर्मी और मिलिट्री का काम नहीं है, वहां की जनता तैयार होनी चाहिए। इसका मात्र एक तरीका यह है कि जिस प्रकार से जातीय संतुलन की आवश्यकता कश्मीर में है, उसे महसूस करना चाहिए। अगर एक ही जगह पर मान लीजिए एक ही समुदाय के लाख व्यक्ति हो, तो बाकी दूसरा तो जा ही नहीं सकता अंदर। वहां की जनता को खड़े होकर इन आतंकवादियों को स्थानीय रूप पर टक्कर देकर के समाप्त करना चाहिए। उनको जो सुविधा चाहिए सरकार को मुहैया करनी चाहिए, उन्हें ताकत देनी चाहिए, जरूरत पड़े तो शस्त्र देने चाहिए, जरूरत पड़े तो निवास देने चाहिए, मजबूत घर देने चाहिए, रहने को किले देने चाहिए, एक शहर देना चाहिए जिसकी बहुत बड़ी आबादी हो, जो इस संतुलन को बना सके। जब तक श्रीनगर के समानांतर एक धर्मनिरपेक्ष शहर नहीं बन पाएगा, जब तक इसका समाप्त कभी नहीं होगा। आतंकवादियों को क्या है, वो तो कहीं से आगे गोली चला के भाग जाते हैं, मरता तो बेचारा वहां का स्थानीय निवासी है। उनको संतुलन कौन देगा? क्यों नहीं करते मोदी जी ऐसा बड़ा काम कि एक ऐसा भी शहर बन जाए जिसकी आबादी 10 लाख हो, और वो आज जहां से आतंकवाद चालू है उन्हें बराबरी का जवाब देके खामोश रखने की ताकत रखता हो। ऐसा होना चाहिए। आज नहीं तो कल ही होगा, टाइम लग जाएगा। जितना टाइम लगेगा आतंकवाद चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, दुकानदार पिटते रहेंगे, स्थानीय आदमी मरते रहेंगे, और जातिवाद के आधार पर वहां पर
पाकिस्तान को समर्थन करके उनकी हाँ में आ करने वाले लोग आतंकवाद को सहारा देते रहेंगे। इसका अंत तो मोदी जी को कड़ाई से ही करना। जी, अभी आपने पाकिस्तान का नाम लिया, मैं ये जरूर जान, अभी 2 दिन से स्ट्रेटेजिस्ट की भी ये चर्चा आ रही है, इसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या आपका लंबा अनुभव है? देखो, मैं इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि आजकल सारा विश्व एक परिवार है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर सेना का प्रयोग किया जाए तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ सहानुभूति वाले लोगों को सबक मिलना चाहिए, पाकिस्तान की ताली में ताली बजाने वालों को सबक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान वंदे मातरम की बहुत बड़ी ताकत कश्मीर में बनानी पड़ेगी, ये जरूरत है। ब्राह्मणों को वहां बसाना पड़ेगा, रिटायर्ड पुलिस वालों को बसाना पड़ेगा, मिलिट्री के चुनिंदा लोगों को बसाना पड़ेगा, सशस्त्र व्यक्तियों की वहां पर आबादी बनानी पड़ेगी, वरना ये तो करते ही रहेंगे। इनका क्या, ये तो बंदूक चलाई, 2 को मारा, भाग गए और कहीं कहीं छुप गए और मौका दे के पाकिस्तान बाउंड्री में घुस जाते हैं। इनका तो बड़ी कठोरता से दमन करना पड़ेगा और मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी के रहते अगर ये दमन नहीं हुआ तो आसानी से भी दमन होगा भी नहीं। मुझे पक्का विश्वास है मोदी ने जिस भावना से 370 की धारा को हटाया उसका कोई विद्रोह नहीं हुआ, ये मोदी की बड़ी सफलता थी। लेकिन उसके बाद आतंकवाद न होना और आतंकवाद पर प्रतिबंध न लगना, इससे मैं मोदी की सफलता नहीं मानता। मोदी जी को करना पड़ेगा कुछ ऐसा काम आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हाथों हाथ सजा मिले, वही की मिले, स्थानीय लोग दें, पुलिस दे, मिलिट्री दे, बीएसएफ, कोई तो दे। इनको जब तक मारा नहीं जाएगा, इनको जब तक कुचला नहीं जाएगा, तब तक देश के उत्तर कश्मीर के अंदर शांति की संभावना बनेगी। जी, तो चूंकि आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं, तो अब चलते चलते जो कोई बात ऐसी मैं न पूछ पाया हूं वो आप बता दें और फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि आजकल राजनीति के दलदल के अंदर देशभक्ति डूबती जा रही है। राजनीति में सब जगह शांति होनी चाहिए, सब जगह भगदड़ बंद होनी चाहिए, हर पार्टी मजबूत होनी चाहिए। न तो कांग्रेस का झगड़ा मुझे पसंद है, न भाजपा का झगड़ा पसंद है, न जनता के साथ झगड़ा पसंद है, न नेता और कार्यकर्ताओं का झगड़ा पसंद है, न युवा और बूढ़ी पीढ़ी का झगड़ा पसंद है। एकमात्र इलाज है सब मिलकर राष्ट्रवाद के महासमुद्र में डूब जाओ, राष्ट्रवाद की गंगा में तैरो, राष्ट्रवाद, भारतीयता और देशभक्ति का परचम इतना ज्यादा बढ़ा दो कि झगड़े स्वतः समाप्त हो जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, तो आपने सुना, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भारतीयता, ये राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए और हमारी जनता को, हमारे नेताओं को इस तरह मेन मोटो बनाकर चलना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राजनीति में एक लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने हमारे कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल को ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। नमस्कार।